तो ये नाग लोग है। तो नाग लोगों का झगड़ा था ब्राह्मणों के साथ, इसलिए नागों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मणों का कोई इतिहास नहीं है कि इन्होंने कोई राज्य संस्था का निर्माण किया। ब्राह्मण कहते हैं दुनिया वालों को कि ब्राह्मणों की संस्कृति है, क्या है? ब्राह्मणों की संस्कृति वर्ण व्यवस्था की है, ब्राह्मणों की संस्कृति जाति व्यवस्था की है, ब्राह्मणों की संस्कृति अस्पृश्यता की है, ब्राह्मणों की संस्कृति महिलाओं को दास बनाने की है। तो जब राम दुलारी जी 500 रुपया भेंट कर रहे थे तो भेंट करने के बाद वो भीम दुलारे हो गए। राम दुलारे थे, अब 500 देने के बाद भीम दुलारे हो गए। साथियों, ज़्यादा मैं समय आपका नहीं लेने वाला हूँ, मगर मुख्य विषय जो है वो पिछड़े वर्ग की एकता स्थापित करना और पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय स्तर पर संगठन निर्माण करना। ये सबसे कठिन विषय जो है ये है जिसको हम लोगों को समझकर काम करना है। पिछड़े वर्ग की 3743 जाति के टुकड़े हैं और पिछड़े वर्ग में जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये जो 3743 जातियां है उसमें सबसे निचले पायदान पर नोमैडिक टाइप के लोग हैं जिसकी संख्या 197 जातियों में है ऑल इंडिया में। दूसरा है उसके ऊपर है मोस्ट बैकवर्ड क्लास, इसकी संख्या पिछड़े वर्ग में 50% है जिनकी संख्या बहुत थोड़ी थोड़ी होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। कहीं किसी जिले में थोड़े हैं तो कहीं किसी कमिश्नरी में थोड़े हैं, ऐसी इनकी संख्या है। मगर इनकी संख्या सारे देश भर में 52% में 50% है, मगर इनकी संख्या बहुत अल्प है। मगर ये जातियां सारे देश भर में बिखरी हुई है। इस बात को समझकर जगाना होगा, जोड़ना होगा। तीसरी बात है पिछड़ा वर्ग। तो एक तरफ ये जो पिछड़ा वर्ग है यही किसान है और दूसरा पिछड़ा वर्ग भी है। ये दो बातें समझना है, एक किसान भी है, पिछड़ा वर्ग भी है। एक और महत्वपूर्ण बात है, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों ने जिन्हें शूद्र कहा वह शूद्र जातियां ही पिछड़ा वर्ग है। पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बात समझ है कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो अछूत लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग नहीं है। पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बात समझना है कि शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत वर्ग के लोग हैं, यानी जिनको इस देश में छुआ नहीं जाता, जिनकी 1703 जातियों के टुकड़े हैं। और जो पिछड़ा वर्ग है वो अछूत नहीं है, सचूत है। उनका छुआ हुआ ब्राह्मण खा लेता है, उसके हाथ से आटा वाटा भी गूंथ लेता है, पूड़ी छानने के लिए हटा देता है कि पूड़ी हटो, अब पूड़ी हम छानेंगे। मगर आटा जो है वो आटा गुथवाने का काम, ताकत का काम है, तो उसमें कुर्मी जी और यादव जी की जरूरत होती है। तो इसलिए तो कहीं कहीं जो है ये लोगों को छुआ जाता है, मगर जो अछूत जाति के लोग हैं उनको छूने का काम नहीं होता है। ये बात समझना जरूरी है। तो इसके अलावा हर राज्य में कुछ लोगों को, जैसे महाराष्ट्र का आपको उदाहरण देता,
महाराष्ट्र में जो जाति के लोग अपने को कन्बी या कुर्मी कहते हैं वो पिछड़े वर्ग में है, और जो कुर्मी कुंबी जाति के लोग अपने को मराठा कहते हैं उसको उन्होंने पिछड़े वर्ग में नहीं रखा। तो ये सारे देश भर में ऐसा चल रहा है। मगर वर्ण व्यवस्था में वो जातियां जिनको उन्होंने अलग अलग राज्यों में पिछड़ा नहीं माना, जैसे लेवा कड़वा कुंबी जो है गुजरात का वो पिछड़े वर्ग में नहीं है, महाराष्ट्र में मराठा पिछड़े वर्ग में नहीं है, और कई राज्यों में जो जाट है वो पिछड़े वर्ग में नहीं है, मगर वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ण में है। ये बात समझना जरूरी है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इससे हमें ये समाजशास्त्र समझ में आता है। अगर हमें समाजशास्त्र, जिस समाज को जगाना है, जोड़ना है और शक्ति का निर्माण करना है, उसको ये समाजशास्त्र समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जातियों में ऊंच नीच की भावना है, तो एकता की भावना ऊंच नीच की भावना खत्म कर देती है। ऊंच नीच की भावना की वजह से एकता नहीं है। अब हमारे सामने पिछड़े वर्ग के लोगों में एकता प्रस्तापित करने का बहुत बड़ा चुनौती का मामला है कि पिछड़े वर्ग के 3743 जाति के जो लोग हैं, इनमें एकता कैसे स्थापित किया जाए, यह है बड़ा सवाल। क्योंकि एकता होगी तो फिर तो सारी समस्या का समाधान ही हो जाएगा। समाधान अटल बिहारी नहीं करेगा, समाधान हम ही कर लेंगे। और इंसान से जोड़ा नहीं जा सकता। इंसान और इंसान को जोड़ने के लिए हमारे पास कोई और रसायन चाहिए। वो रसायन हम लोगों को ढूंढना जरूरी है, वो आधार हमें ढूंढना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो आधार अगर हमें मालूम हो गया तो फिर हम लोग जोड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। यदि हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जातियां नहीं थी, टुकड़े नहीं थे, एकता की भावना थी। एकता की भावना को विभाजित कर दिया गया। अगर हम लोग एंशियन इंडियन हिस्ट्री, रामायण महाभारत लिखने के पहले का इतिहास अगर देख लो तो हमें पता चलता है कि हम पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो पूर्व के बुद्धिस्ट लोग हैं। बुद्धिस्ट होने के पहले भी हम लोग मूल निवासी हैं, और मूल निवासी होने के पहले हम लोग तमाम सारे पिछड़े वर्ग के लोग नाग लोग हैं। मुझे नहीं लगता पिछड़े वर्ग के लोगों को यह बात जानकारी है। अगर आप ज्यादा एंशियन इंडियन हिस्ट्री में अंदर जाओ तो तमाम सारे पिछड़े वर्ग के लोग नाग लोग हैं। नाग यानी सांप नहीं भाई। तो हमारे लोग बोले अरे तो वामन मेश्राम हमको सांप कह रहा है, सांप नहीं नाग लोग है। तो ये नाग लोग है। तो नाग लोगों का झगड़ा था ब्राह्मणों के साथ, इसलिए नागों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा ब्राह्मणों ने। नाग एक थे तो भारी थे। नागों ने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। ब्राह्मणों का कोई इतिहास नहीं है कि इन्होंने कोई राज्य संस्था का निर्माण किया। ब्राह्मण कहते हैं दुनिया वालों को कि ब्राह्मणों की संस्कृति है, क्या है? ब्राह्मणों की संस्कृति वर्ण व्यवस्था की है, ब्राह्मणों की संस्कृति जाति व्यवस्था की है, ब्राह्मणों की संस्कृति अस्पृश्यता की है, ब्राह्मणों की संस्कृति महिलाओं को दास बनाने की है, ब्राह्मणों की संस्कृति शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोपने की है। ये सारी ब्राह्मणों की संस्कृति है। तो ये कोई गर्व की बात है? ये जो ब्राह्मणों की संस्कृति जो बोल रहे हैं ये गर्व की बात नहीं है। इसमें कोई गर्व करने वाली बात नहीं है। मगर जो हमारी संस्कृति है वही लोग, वो ब्राह्मण लोग हमारी संस्कृति बना करके लोगों के सामने पेश करते हैं, जो वो है नहीं। मैं आप लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को ये कहता हूं कि जरा नाग लोगों का इतिहास पढ़ो तो।
नवल वियोगी हो गए। नवल वियोगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर थे ऑल इंडिया के। उन्होंने किताब लिखा है, हो सकता है यहां आया हो। किताब का नाम है नागाज द एंशियन रूलर ऑफ इंडिया। पढ़ लेना, नागाज द एंशियन रूलर ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के आधार पर प्रमाणित किया। और दुनिया में जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं, जब आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिया जाता है तो फाइनल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को फाइनल एविडेंस माना जाता है। और दुनिया में कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को गलत नहीं कह सकता। तो हम लोग जो है वो नाग लोग हैं। महाभारत अगर पढ़ लो तो महाभारत में एक यज्ञ हुआ है, उस यज्ञ में नागों को जलाने की कथा आती है। भाई जानते हो क्या? ये थोड़ा पढ़ लो। महाभारत हमारा इतिहास नहीं है, मगर उनके इतिहास में हम लोगों को जलाने का इतिहास है। एक व्यक्ति कर्ण के पास जाता है, कर्ण के पास कहता है कि पांडवों के विरोध में मैं आपको साथ देने के लिए तैयार हूं। कर्ण कहता है तुम बाहरी लोग हो, हमारा मामला हम देख लेंगे। महाभारत में लिखा हुआ है, मेरी बात नहीं कह रहा है, पंडित ने लिखा। क्या बोल रहा है? महाभारत में एक आदमी कर्ण के पास जाता है, नाग योद्धा। महाभारत में भी तक्षक है, तक्षक नाग है। तो वो नाग उसके पास जाता है कि मैं पांडवों के विरोध में, कर्ण को कहता है आपकी मदद करना चाहता हूं लड़ाई में पांडवों को पराजित करने के लिए। कर्ण कहता है उसको, ये हमारा मामला है, तुम बाहरी हो। ये हमारा मामला है, तुम बाहरी हो, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, हम अपना देख लेंगे। बाहरी हो साले, वही बाहरी हमको बाहरी बोल रहा है महाभारत है। वो खुद बाहरी यूरेशिया से आया हुआ, साला हमको बाहरी बोल रहा है। मतलब रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, ब्राह्मणों के महाभारत में भी हमारा इतिहास दूसरे तरीके से लिखा हुआ है। समझने की दृष्टि चाहिए, जिसके पास दृष्टि है वो समझ सकता है, कोई भी नहीं समझ सकता। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हम लोग नाग लोग हैं। और मैंने कभी ब्राह्मणों को नाग पूजा करते हुए नहीं देखा। दुनिया की पूजा करता है मगर नाग की पूजा नहीं करता। ब्राह्मणों को नाग पूजा करते हुए कभी नहीं देखा। और सारा देश का बहुजन समाज, SC ST OBC, ये नाग पंचमी का त्योहार मनाता है। भारत में नाग पंचमी का त्योहार जो है वो नेशनल लेवल का है। मैं मध्य प्रदेश में उधर गया था, तो एक रेलवे स्टेशन का नाम, आज से 25 साल पहले मैं दिल्ली जाता था वहां से, तो उस रेलवे स्टेशन का नाम था नागदाह। नागदाह यानी नागों को जलाने की जगह, नागदाह। अब गया तो उसमें लिखा था नागदा। अरे मैंने कहा पंडित ने साला नाम बदल दिया क्या? मैं यहां से 20 साल पहले जाता था तो रेलवे स्टेशन का नाम था नागदाह। अब चेंज हो गया। चेंज क्या लिखा है? नागदा। दाह, ह निकाल दिया। दो शब्द थे, नाग दाह, तो ह निकाल दिया। तो नागदाह से इतिहास समझ में आता है, शब्द के पीछे इतिहास है, मगर नागदा से समझ में नहीं आता। तो हम लोगों ने सारे देश भर में नाग के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया। ब्राह्मणों को मालूम हो गया, अरे नागदा साला वामन मिश्रम बताएगा भाई उदाहरण है।
उसी को समझ में आता है, बाकी किसी को समझ में नहीं आता कुछ। तो बदलने के बाद भी मुझे समझ में आता है, नहीं बदला तो भी समझ में आता है, बदला तो भी समझ में आता है। आप लोगों ने कभी ब्राह्मणों के नामों में नाग शब्द नहीं देखा होगा, मगर तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के नाम में नाग शब्द आता है। नहीं, बहुत सारे लोगों के नाम है नाग में कोई न कोई शब्द जुड़ा हुआ जो है वो उसमें नाम के साथ जुड़ा हुआ है। महिलाओं के नाम में भी मैंने नाग देखा। तो इस तरह से ये इतिहास हमारा है, ये प्राचीन इतिहास हमारा है। हम लोग प्राचीन जो है नाग लोग हैं। नाग लोगों को 6247 जाति के टुकड़ों में बांटा। मैं आपको जोड़ने का आधार बता रहा हूं, कहानी नहीं बता रहा हूं। तो आप समझ रहे, वामन मेश्राम इतिहास बता रहा है, इतिहास नहीं बता रहा हूं। एकता स्थापित करने के लिए कोई आधार चाहिए। हवा में तीर मारने से लगेगा नहीं, हवा मारो तीर, साला लगेगा हवा में तीर। तो कोई आधार चाहिए, आधार होगा तो एकता स्थापित होगी। तो हम लोग 6247 जाति के टुकड़ों में बांटे हुए जो लोग हैं, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में एक लोग थे, नाग लोग थे। जब आप ये बताना शुरू करोगे तो सेंस ऑफ यूनिटी का भाव 6247 जाति के बीच में दिमाग में एक भावना आएगी। भावना, विचार दूसरे नंबर पर आएगा, एकता तीसरे नंबर पर आएगी, पहले आएगी भावना। दिमाग में एक भावना होनी चाहिए। विचार दूसरे नंबर पर आएगा, एकता तीसरे नंबर पर आएगी। इस आधार पर हम एकता स्थापित कर सकते हैं। ये एकता स्थापित करने के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण आधार है। 2030 तक ये पिछड़े वर्ग का जो समूह के दृष्टि से, एक तो नॉमिडिक ट्राइब है, दूसरा एमबीसी है, तीसरा ओबीसी है और चौथा SC ST OBC से धर्म परिवर्तित मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, 4 है और एक शूद्र के नाम पर अभी आउट है, बाहर है। वो सारे लोग जो है इकट्ठा किए जा सकते। अगर हम लोग 30% इकट्ठा हो गए, कुछ लोगों को मुझे लोग सवाल पूछते, मैं समझे पता नहीं 85% लोग साला कब इकट्ठा हो जाए, कब जागृत होंगे, कब इकट्ठा होंगे, कब आजादी मिलेगी, ऐसा मुझे पूछते। तो हमारे लोगों को व्यवहार, क्योंकि संगठन बनाने का कोई हुनर है नहीं, संगठन बनाने की कोई समझ है नहीं, तो इस वजह से ऐसा पूछते रहते हैं। मैंने उनको कहा, जब 31% से दिल्ली में कांग्रेस ने सरकार बनाई तो तुमको सारे 85 चाहिए क्या है? सारे के सारे 85 चाहिए। 31 में कांग्रेस ने सरकार बनाई तो तुमको सारे 85 चाहिए। अभ्यास ना करने का नतीजा, संगठन बनाने का बिल्कुल कोई हुनर ना होने का नतीजा, संगठन बनाने के लिए 85% लोगों के 30% इकट्ठा करो, 85% लोगों के 30% इकट्ठा करो तो हमारा मामला फतेह हो जाएगा, फतेह हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। तो ये हम लोगों को समझना होगा व्यवहारिक रूप से। नहीं तो हमारे लोग क्या सोच रहे, पता नहीं साला होगा कि नहीं होगा। जिसके दिमाग में ये रहेगा वो इकट्ठा करने का काम ही नहीं करता। जिसके दिमाग में ये रहेगा पता नहीं साला ये होगा कि नहीं होगा, वो करता ही नहीं। ध्यान रखना, निश्चित होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए। संकल्प से ही सिद्धि होती है और संकल्प जो है ये मानसिक स्थिति है। कुछ नहीं होता है, अकेला आदमी होता है तो उसका संकल्प होता है। बैरिस्टर मोहम्मद अली जीना को टीबी की बीमारी थी।
तो उसका जो एक्सपर्ट डॉक्टर था बॉम्बे में, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो उसने कहा कि मेरे से भी ज्यादा एक्सपर्ट आदमी है डॉक्टर, उसके पास आपको लेके जाता हूं। तो बैरिस्टर मोहम्मद अली जीना को वो डॉक्टर, उसका स्पेशलिस्ट जो था, वो लेके गया। तो उस डॉक्टर ने मोहम्मद अली जीना को चेक किया, टेस्ट किया। करने के बाद मोहम्मद अली जीना को डॉक्टर ने पूछा, जीना साहब आपको 6 महीने पहले मर जाना चाहिए था, आप जिंदा कैसे, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको 6 महीना पहले मर जाना चाहिए था, आप जिंदा कैसे, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपके सेहत का टेस्ट करने के बाद आपको 6 महीना पहले मर जाना चाहिए था, आप जिंदा कैसे, यही समझ में नहीं आ रहा है। तो जीना ने डॉक्टर को जवाब दिया, पाकिस्तान लिए बगैर मरने वाला नहीं। पाकिस्तान लिया और कुछ दिन के बाद, ज्यादा दिन नहीं जिया, पाकिस्तान लिया, चला गया। तो जो संकल्प है एक मानसिक स्थिति है, समझ रहे हो? संकल्प जो है ये मानसिक स्थिति है। वो मानसिक स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। उससे अकेला आदमी चलता है और करोड़ों को इकट्ठा करता है और अपने संकल्प की सिद्धि करता है। तो वो संकल्प जो है, पिछड़े वर्ग के लोगों के बारे में जब सोचा जाता है तो पिछड़े वर्ग के लोगों में संकल्प करने वाला एक आदमी पैदा हुआ, ज्योतिराव फुले। उसके बाद आदमी मिल ही नहीं रहा है, उसके बाद आदमी नहीं मिल रहा है। उसके बाद मुलायम सिंह यादव मिलता है, अखिलेश यादव मिलता है, लालू प्रसाद मिलता है, तेजस्वी यादव मिलता है, वो अपना और एक वो बिहार का मुख्यमंत्री मिलता है, मगर वो अपने अपने जाति वाला लेकर चलते हैं। पिछड़े वर्ग का कोई, पिछड़े वर्ग का जो 52% वाला है वो लेकर कोई चलने का काम नहीं करता है। ऐसा कोई संकल्प नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को इस तरीके से आधार चाहिए, उस आधार को सहारा बनाकर यदि आप आगे बढ़ो तो आप सफल हो सकते हो, निश्चित रूप से मेरा यकीन है। और आने वाले 2030 तक जिस तरह से ये राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ ना, आपको एक खास बात बताता हूं। पहले हमारा बामसेब का एक अधिवेशन राष्ट्रीय स्तर का होता था, एक अधिवेशन। इस साल 17 राष्ट्रीय अधिवेशन, 17 राष्ट्रीय अधिवेशन एक अधिवेशन होता था। वो भी बहुत मुश्किल से हमारे लोगों, अरे इतना 17 हो रहे, 17 राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का हो गया, महिलाओं का हो गया, किसान का हो गया, अब ये पिछड़े वर्ग का भी हो गया, 17। तो 2030 तक आज से संगठन शक्ति जो हमारी है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी। आज जितनी ताकत है उससे 1000 गुना बढ़ जाएगी। और 1000 गुना बढ़ने के बाद 2030 तक सेंटर में हमारे मर्जी के बगैर कोई सरकार नहीं आएगी। 2030 में हमारी ताकत इतनी होगी, शक्ति इतनी होगी संगठन की कि 2030 में हमारे मर्जी के बगैर दिल्ली में कोई सरकार नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? हम बनने देंगे तो बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? तो हम बनने देंगे तो बनेगी, जब हम बनाएंगे तो बनेगी, जब हम बनाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान भी उसमें निहित होगा, करेंगे। इतना ही इस मौके पर मैं कहता हूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कहूँगा बदहजमी होने का खतरा है, तो इसलिए इतना ही आप लोग हजम कर लो, यही पर्याप्त है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।